हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यूपी त्रिपल मुख्य सेविका में जो सिलेबस में दिया था, तो उसमें दिया था कि महिलाओं की जो सामाजिक समस्याएं उनके मुद्दे कौन से होते हैं और बच्चों की जो सामाजिक समस्याएं हैं और उनके मुद्दे क्या होते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 11 करके, तो उसमें मैंने महिलाओं के बारे में बताया था, महिलाओं की कौन सी समस्या होती हैं, कौन सी सामाजिक समस्याएँ हैं, कारण निवारण। ठीक है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो बच्चों की कौन सी समस्याएं होती हैं जो सामाजिक होती हैं और उनके कौन से मुद्दे होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो थे हमारे 2 वीडियो में कवर करेंगे और इसके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपके अगले वीडियो में डाल देंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अगर लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बच्चों की सामाजिक समस्याएं की परिभाषा। अब हम देखेंगे जो बच्चों की सामाजिक परिभाषा क्या होती है, कि समस्याओं की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न विद्वानों ने इस दृष्टिकोण सामाजिक समस्याओं के अर्थ को परिभाषित किया है। अब देखेंगे बहुत से विद्वान, बहुत से थिंकर, राइटर हैं जो सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया है और उनकी व्याख्या की है और उनका अर्थ बताया है। एक साइंटिस्ट नीचे हैं, एक वैज्ञानिक हैं और एक थिंकर विद्वान हैं। इन्होंने कहा है फुलर और मेयर्स के अनुसार। एक राइटर थे फुलर्स और मेयर्स, इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा उन सामाजिक आदर्शों, नियम के विचलन के रूप में देखा जाता है जिन्हें वे अपने लिए आवश्यक मानते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं समाज में, वह अपने आदर्श के लिए दूसरों का विचलन रूप देखते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे जो लेबर होता है उसके जो मानसिकता होती है, उसके जो उसको काम पे लगाता है, उसके लेबर के प्रति जो मानसिकता हो थोड़ा गिरी होती है, हीन भावना से उसको देखता है। तो अधिकांश लोग ऐसे आपको देखने मिलेंगे क्योंकि वो अपने काम के लिए दूसरे को नीचा देखेंगे और उस हिसाब से काम करवाते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं क्या है सामाजिक समस्या के प्रकार एवं वर्गीकरण। इसमें देखो सामाजिक समस्या कौन सी होती है, अपराध हो सकता है, तलाक हो सकती है, वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, बंधुआ श्रमिक आदि ऐसी समस्याएं हैं। शारीरिक रोग तथा विकलांगता आदि जैविक समस्याओं का उदाहरण है। कहने का मतलब शारीरिक रोग जैसे विकलांगता हो गई, ठीक है, बांझपन होगा, एक प्रकार की एक जैविक समस्या है। ठीक है। ये लड़का देखो, हम बच्चों की समझ लीजिए, बच्चों का बोलो ना कि बच्चों की सामाजिक समस्या, तो कहने का मतलब बच्चों में वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ऐसा मत सोचें लड़की बच्चों में केवल लड़के आते हैं, लड़के नहीं आते हैं, लड़कियां दोनों आती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर जो सामाजिक समस्याएं बताएंगे वो लड़के और लड़कियों दोनों की बताएंगे, एक लड़के की नहीं बताने वाले। जो पहले मैंने बताया था वीडियो में और महिलाओं के बारे में बताया था स्पेशल, उसमें महिलाओं के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम जब डिस्कस करेंगे तो बच्चों और बच्चियों दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लड़का और लड़की के बारे में। ठीक है। तो आपने मन में ये एग्जाम में बैठ जाना वहाँ पर, तो मन में ये सोच जाना कि बच्चों की बात हो रही है तो वहाँ पर हम लड़कों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लड़कियों के बारे में भी सोचेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। ठीक है। देखते हैं कि दूसरा क्या है, मानसिक दुर्बलता, मध्यपन। मानसिक दुर्बलता में से हो गया कि उसका दिमाग कम है, दिमाग आम भाषा में बोलते हैं क्या, उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग कम है। ठीक है। ये हो गई मानसिक दुर्बलता। किसी किसी को देखा होगा थोड़ा पागल टाइप में होते हैं, उनकी कम बुद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं, मानसिक दुर्बलता, क्योंकि उसका मानसिक जो है दुर्बल है, उसका दिमाग जो है कमज़ोर है। ठीक है। मद्यपान और नशीले पदार्थों का सेवन। बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है कि अगर समाज में, जिस समाज में वो रह रहे होते हैं उसी समाज के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे जो बच्चा है वो समाज में रह रहा है और वहाँ का वातावरण ख़राब है, वहाँ के लोग जो है मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, गांजा सिगरेट कुछ भी पीते हैं, कुछ से तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वहाँ समाज को देख देख कर छोटे बच्चे भी उस तरह का बिहेवियर रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये भी एक समस्या होती है कि मदिरा पान करने लगते हैं, छोटे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, तो ये समस्याएँ उनके लिए अहम रहती हैं। फिर भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति। भिक्षाव्रत मतलब ये है कि लड़कों के सामने, छोटे बच्चों के सामने अगर गरीब हैं तो उनके लिए एक सामाजिक समस्या ये रहती है, क्योंकि अपने जीवन को यापन करने के लिए वो भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि एक प्रकार का एक समस्या है हमारे देश में। बहुत सी जनसंख्या, लगभग कुछ नहीं तो आप देखेंगे हर चौराहे पे आपको, बड़े शहरों में आपको हर चौराहे पे लगभग कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 4 या 5 साल के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं भी आप चले जाइए, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं भी बड़े बस स्टॉप पे जाएंगे या स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देंगे छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हुए थे। तो ये प्रकार का उनका क्या है, एक सामाजिक जो जीवन है, और उनमें सामाजिक मुद्दा ये है कि उनका जीवन संघर्षपूर्ण चल रहा है, वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भीख मांगते हैं, दूसरी जगह जॉब करते हैं छोटी मोटी, और ये उनका मुद्दा रहता है कि एक वेश्यावृत्ति और एक भिक्षावृत्ति दोनों एक प्रकार की समस्या है बच्चों के लिए। फिर आत्महत्या तथा बेयातिक अनुकूलन में कमी, जैसे
छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं, वो जान नहीं पाते हैं कि अगर कोई बच्चा थोड़ा तैयारी कर रहा है, ठीक है, मान लो 18+ हो गया और निरंतर अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परीक्षा दे रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो फैमिली का सपोर्ट या कुछ कह लीजिए उसकी नहीं मिल पाता है बड़ा, तो वो आत्महत्या कर लेता है। एक प्रकार की ये भी सुसाइड भी एक प्रकार का सामाजिक मुद्दा है जो बच्चों में देखने को मिलता है। फिर जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, निर्धनता, बेरोजगारी। देखो, निर्धनता भी एक प्रकार की मूल समस्या है। जब बच्चा गरीब होगा, उसके पेरेंट्स गरीब होंगे, तो बच्चा स्वतः ही गरीब हो जाएगा और उसकी ना पढ़ाई अच्छी होगी, ना उसका खान पान अच्छा रहेगा। एक प्रकार की ये भी एक प्रकार की समस्या है। तो कह लीजिए निर्धनता भी एक प्रकार की समस्या है। आज भारत वैसे बड़े विशाल देश में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होने से जो हमारे रिसोर्स हैं, संसाधन है खाने पीने की, हर चीज़ में कमी हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो मान लो जहाँ पे किसी योग्य 10 बीघे ज़मीन थी, 1 एकड़ ज़मीन थी, अब वहाँ पे घर बन गए हैं, तो कृषि उत्पादन भी हमारा कम हो जा रहा है। तो मेन मुद्दा जो जनसंख्या भी होता है, जनसंख्या वृद्धि जब होगी तो लोगों को परस्पर रोजगार नहीं मिल पाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, तो इसके कारण वो निर्धन होते चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा बाल श्रम और आर्थिक शोषण। बाल श्रम, कहीं कहीं होटल पे देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आपको बर्तन धुलते नजर आ जाएंगे, काम करते नजर आएंगे। लेकिन हमारे देश में एक कानून भी बना है कि बाल श्रम अपराध है, लेकिन उसका उल्लंघन निरंतर होता रहता है। आप कहीं भी देख लीजिए, जो होटल होते हैं उस पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। खासकर लड़के दिखाई देते हैं, लड़कियां आपको बहुत रेयर केस में मिलेंगी। ये बच्चों के साथ होता है, लड़कों के साथ होता है। तो एक प्रकार बाल श्रम भी एक प्रकार की समस्या है, ये सामाजिक समस्या है जो बच्चों को खासकर बहुत प्रभावित करती है। फिर हमारा है आर्थिक शोषण। छोटे बच्चों का आर्थिक शोषण होता है, कहने का मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनसे जो काम करवाते हैं, जो उनके ऊपर जो उनके मालिक होते हैं उनसे काम करवाते हैं, तो उनका शोषण करते हैं। एक प्रकार से मान लीजिए उनका मानसिक भी शोषण हो रहा है, शारीरिक भी शोषण हो रहा है, कुल मिला के उनका शोषण ही शोषण हो रहा है। ये भी एक प्रकार की समस्या है जो बच्चों को देखने को मिलती है। कुछ प्राथमिक आर्थिक समस्याएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रत्येक समूह तथा समाज में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। इनका प्रभाव विशेष समूह तक ही सीमित रहता है। अनेक समस्याएं एक बहुत बड़ी सीमा तक स्थानीय दशाओं से प्रभावित होती हैं। अब देखिए क्या है जातिवाद। जातिवाद भी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या छोटे बच्चों में होती है, बड़े बच्चों में भी होती है। क्योंकि अगर कोई उच्च जाति का वर्ग है और निम्न जाति को हमेशा एक गिरी भावना से देखता है, नीच भावना से देखता है। ठीक है। क्योंकि वो लोग सोचता है कि हम उच्च जाति में पैदा हो गए, इसका मतलब हम बहुत श्रेष्ठ हैं, जो हमारे नीचे जाति के लोग हैं वो भी बहुत गिरे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और एक मान के चलिए, ऊंची जाति में जन्मे तो हैं, लेकिन अगर जो आपको डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो आपको उच्च जाति में पैदा होने से कोई मतलब नहीं है। आदमी जो महान होता है अपने कर्मों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। ऊंचे वर्ग में जन्म लेने से महान नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर भ्रष्टाचार भी एक मुख्य समस्या रही है हमारे समाज में कि भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है, चाहे भ्रष्टाचार कैसा भी हो। आप रिश्वत देखते हैं, किसी को अगर सोच रहे हैं कहीं आजकल ज़माने में ये है कि अगर घर में आपके पैसा है तो आपकी नौकरी बहुत आराम से लग जाती है, क्योंकि सोचते हैं कि हाँ पैसा दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। श्वेत वसन अपराध और बेरोजगारी। मैंने बताया बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है कि लड़का अगर जो बाल श्रम होता है क्यों होता है, छोटे बच्चे काम करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, लेबर करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में पर्याप्त आर्थिक पैसा नहीं होता है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर पाएँ। तो बेरोजगारी एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत देश में। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स बेचारे काम पे लगा देते हैं कि हाँ जाओ बेटा कुछ काम करके लाना, तो कुछ पैसा लाओगे तो उससे हमारा कुछ फैमिली आगे बढ़ेगी। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे। जनसंख्या वृद्धि जो हमारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे रोजगार के अवसर जो हैं वो कम होते हैं। सरकार को चाहिए हो कि जनसंख्या जब वृद्धि हो रही है तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। हर एक ज़िले में, हर तहसील में, हर एक गांव में लगभग सभी को नौकरी दिलवाए। कोई भी जॉब हो, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि सभी को जॉब दे, उसका आर्थिक जीवन चलता रहे। फिर आतंकवाद तथा निर्धनता। ये आतंकवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। कैसे है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं और नक्सल क्षेत्रों में जाकर, छत्तीसगढ़ का जो हमारा हुआ स्थान, वहाँ पे नक्सल एरिया को ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहाँ के जो छोटे छोटे लड़के हैं वो आतंकवादी के कनेक्शन में आ जाते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चले जाते हैं, छोटे बच्चे खासकर, और वहाँ जाकर वो आतंकवादी बन जाते हैं, क्योंकि उनका फैमिली सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं रहता है और उनके जो आतंकवादी होते हैं उनसे प्रभावित होकर उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। निर्धनता तो मैंने बता ही दिया। आज इस तरह की समस्याएं राष्ट्रीय हैं। इसे वैश्वीकरण के युग में देश में अनेक
अंतर्राष्ट्रीय दशाएं भी हमारे राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसका विस्तार अधिक या कम मात्रा में पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तो देखते हैं हम क्या है। यह आर्थिक और सामाजिक दोनों जीवन को प्रभावित करता है। युद्ध, आतंकवाद, मादक पदार्थ का सेवन, देखो युद्ध भी हो गया, वो भी प्रभावित करता है। जैसे युद्ध यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स मान लो कुछ भी करेंगे तो कहीं कहीं युद्ध में एक्सपायर हो गए, कुछ भी हो गया, तो वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रभावित होता है। तो जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो वहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं इस चीज़ से लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने बताया है कि कौन कौन से समस्याएं होती हैं जो बच्चों में खासकर होती हैं। मैं पढ़ाने को क्या ऐसे पॉइंट वाइज आपको पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा जब डिटेल में बताएंगे तो आपको एग्जाम में जब देखने को क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जब डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। वरना मैं पॉइंट वाइज ऐसे बता देता कि ये अपराध है, ये तलाक है, वेश्यावृत्त है, अवैध यौन संबंध है, अस्पष्टता है, मैं ऐसे ही बता देता तो आपको अच्छा भी लगता कि हाँ शॉर्ट में बता दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊँगा, थोड़ा आपको बताऊंगा पहले पॉइंट उसके, और उस पॉइंट में क्या क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो पहला पॉइंट है वो अपराध। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छे और भले की समझ नहीं होती है, और जो अपराधी होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से माइंडसेट कर देते हैं उनका कि बेटा ऐसा करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा का माइंड जो होता है डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरा है तलाक। तलाक तो छोटे छोटे बच्चे, कभी शादी हुई उनकी 18 साल की लड़की हो गई, 21 साल लड़का हो गया, और उनकी शादी के बाद तलाक भी हो गया, तो ये प्रकार का लड़का लड़की क्या हुआ, उनका जो समाज में है जो उनकी दशा है वो ख़राब हो गई। फिर वेश्याव्रत और अवैध यौन संबंध। अवैध यौन संबंध के बारे में कहने की ये मतलब है कि जो कभी कभी छोटे बच्चों का यौन शोषण किया जाता है, उनसे मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। छोटे बच्चों के खासकर, जो बड़े हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये गलत क्या है सही क्या है, लेकिन जो खासकर 8, 9, 10 साल के बच्चे होते हैं उनको इससे नहीं पता होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उनका जो फ़ायदा उठाते हैं बड़े लोग उठा लेते हैं, और यही है हमारा अवैध संबंध। अस्पृश्यता। देखो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो होती है हमारी, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में देखने को मिलता है। कभी आपने सोचा होगा कि मतलब ये जो उच्च वर्ग में जो बच्चे लोग जन्मे होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों की तुच्छ समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं। अगर निम्न वर्ग का कोई बच्चा उच्च वर्ग के बच्चे के साथ खेल रहा हो तो लोग उसे बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं। ये जातिवाद का एक, समझ लीजिए, एक प्रकार का कहने का मतलब ये है कि एक अस्पृश्यता जो है हमारे बहुत बड़ी समस्या होती है छोटे बच्चों में। फिर है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद में वही हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम है संप्रदायवाद, तुम हिंदू है मुसलमान, ये भी एक प्रकार की समस्या रहती है। फिर हमारा है बंधुआ श्रमिक। 7 नंबर पे है हमारा बंधुआ श्रमिक। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग छोटे बच्चों को पकड़ के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है तो अपने वो छोटे बच्चों को किसी दूसरे के वहाँ भेज देते हैं। बंधुआ मजदूर मतलब हमेशा वहीं काम करेगा, वहीं रहेगा, वहीं खाएगा और सब कुछ अपना जीवन वहीं व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार को हम श्रमिक जो होते हैं उसे बंधुआ श्रमिक बोलते हैं। फिर है मद्यपान। मद्य मतलब वही है, दारू हो गया, गांजा हो गया, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, या एल्कोहल बेस्ड जो चीज़ें आती हैं उनका सेवन क्या हो गया, मद्यपान हो गया। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बुरा भला की जानकारी नहीं होती है, तो वो स्टार्टिंग से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता, तो समाज, जिस समाज में रह रहे होते हैं वहाँ उनका समाज का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। समाज के लोग जो दारू पी रहे होंगे, गांजा पी रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे, तो उसी चीज़ को देख देकर छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं और उसका सेवन करने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो मद्यपान समस्या है ये हमारे भी भारत देश में बहुत बड़ी समस्या है जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। नशीले पदार्थों का सेवन, मैं तो बता ही दिया। भिक्षावृत्ति, वही मतलब भीख मांगना, ठीक है, भिक्षावृत्ति भी हो गई। एक है आत्महत्या, ये भी मैंने बता ही दिया। निर्धनता, सबसे बड़ा मेन फैक्टर निर्धनता ही होती है, और बेरोजगारी, ये दोनों चीज़ बहुत बड़ी फैक्टर होता है जो हमारी सामाजिक जीवन में बच्चों की समस्याएं मेन जो रहती हैं यही रहती है। निर्धनता रहती है, दूसरी बेरोजगारी रहती है। चल किसी पेरेंट्स जो होंगे बहुत गरीब होंगे तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, अच्छा खाना, कपड़ा और उनका शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, जिससे वे निर्धनता के कारण लेबर बन जाते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं हो जाता। तो इस प्रकार की समस्या मेन जो होती है हमारी निर्धनता और गरीबी होती है और बेरोजगारी होती है। फिर बाल श्रम के बारे में मैंने बताया था कि बाल श्रम हमारे देश में कानून बना है कि कोई 14 वर्ष छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता, लेकिन आजकल होटल पे देख रहे होंगे आप 14 से क्या 10 तक, जो 10 या 11 साल के बच्चे होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। आर्थिक शोषण मैंने बताया, पैसा वाले जो आदमी होते हैं अपने से छोटे जो वर्ग के, जो उनके पास पैसा कम होता है, उनका आर्थिक शोषण करते हैं।
जनसंख्या वृद्धि भी एक मेन फैक्टर होता है जो बच्चों को देखने को मिलता है, उनका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। फिर है जातिवाद। जातिवाद क्या, हम हिंदू तुम मुस्लिम, यह होगा जातिवाद। पर जातिवाद भी इसी के अंदर आता है। श्वेतवसन अपराध, मतलब श्वेतवसन अपराध ये है मतलब कि बच्चे अंधेरे उजेरे में ना जो बच्चे होते हैं अंधेरे में अपराध नहीं करते हैं, उजाला में अपराध करते हैं। जैसे चोरी करना हो गया, ठीक है, बलात्कार हो गया, तो ये प्रकार का अपराध होता है, ये श्वेतवसन अपराध होता है, मतलब खुले में करना, ठीक है। अंधेरी रात के अंधेरे में ना करके खुले में करते हैं, दिन में करते हैं, ये सब गुंडा मवाली बन जाते हैं। तो इस प्रकार का क्या हुआ, ये उनके सामने से सामाजिक मुद्दा रहता है। फिर क्षेत्रवाद और दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। कैसे होती है हम आपको बताएंगे, क्षेत्रवाद समस्या कैसे होती है, ठीक है। तो एक प्रकार की क्या होती है, समस्या होती है। दूसरा हमारा क्या है, परंपरावादिता और संप्रदायवाद। ये भी एक प्रकार की समस्या रहती है जो छोटे बच्चों को देखने को मिलती है। जाति संघर्ष कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग नीचे जाति में जो रहते हैं, नीचे जाति के जो बच्चे होते हैं वो जाति का संघर्ष करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है क्योंकि वो जब उच्च जाति के लोग होते हैं उनसे संघर्ष उनका रहता है, निम्न जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों से संघर्ष नहीं रहता है। हमेशा उच्च जाति का नीचे जाति के लोगों से संघर्ष रहता है, वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, ठीक है। अपनी संघर्ष के लिए जब करेंगे तभी आके बढ़ पाते हैं। पहले धार्मिक अंधविश्वास। धार्मिक अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है छोटे बच्चों के लिए कि धार्मिक अंधविश्वास के अंतर्गत आता है। आतंकवाद क्या है, मैंने बताया कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती है, और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाकर वो आतंकवाद के टच में हो जाते हैं, और आतंकवादी उनका माइंडसेट ऐसा सेट कर देते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा हम आपको देंगे, कुछ भी देंगे, मतलब लालच देते हैं एक प्रकार का, और बच्चे आगे चलकर आतंकवादी बन जाते हैं। निर्धनता मैंने बताया बहुत बड़ा फैक्टर है। युवा तनाव। आजकल जो युवा है बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है, कंपटीशन मान लो बहुत हाई है, ठीक है, और उनका अगर एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो बहुत टेंशन में हो जाते हैं, और वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कहीं से भी बदल सकती है, कहीं से भी पलट सकती है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता नहीं मिलेगी तो आप समझ लीजिए 130 करोड़ जनता है, 135 करोड़ जनता है, तो उसमें आप अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं है, सभी महान हैं, सभी आपसे भी ज़्यादा कोई नीचे गिरा हो सकता है। आपके पास जितना पैसा है उतना सभी के पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपसे भी निर्धन लोग हो सकते हैं ज़माने में, समाज में, संसार में और भारत में। तो ऐसा आत्महत्या वाला कदम न उठाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऊँचा नीचा कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने को संतुलित करते रहें। असंतुलित औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार के बारे में भी आपको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। भारत की सामाजिक समस्या अब क्या है, देखो यहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बच्चों में होती हैं वो सबसे बड़ी है जाति व्यवस्था। इसमें क्या है, जात आधारित भेदभाव ने बहुत बार हिंसा को भी भड़काया है। देखो कभी कभी हिंसा हो जाती है, हिंदू मुस्लिम भिड़ जाते हैं, तो एक प्रकार के वहाँ जो भिड़ते हैं अधिकतर युवा ही भिड़ेंगे। जो बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा बहुत ध्यान रहता है कि हाँ चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, अपना काम चल रहा है अच्छे से, यही हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप मानवता में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, मेहनत अच्छे से रहिए, तो आप कभी भी जाति के चक्कर में हिंसा नहीं कर पाएंगे। जातिवाद हमारे देश में प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में बाधा भी डालती है। जाति व्यवस्था जो है हमारी है, और प्रजातंत्र की जो कार्यप्रणाली है उसमें बाधा कैसे डालती है, कभी कभी जो होते हैं सरकार जो होती हैं, जो जिसकी सरकार अगर मान लो जनरल की है, ओबीसी है, तो वो जनरल ओबीसी का ध्यान देती है, एससी एसटी का ध्यान नहीं देती है, तो ये होती है हमारे कार्य की बाधा में भी उत्पन्न करती है। फिर है दूसरा लिंग भेद। भारत में महिलाओं के साथ अनेक क्षेत्रों में जैसे व्यवस्था, शिक्षा, नियुक्ति आदि में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों के सिर पर दहेज का भारी बोझ रहता है। जो लड़कियां होती हैं उनके सर पर सबसे बड़ा भार होता है दहेज ही होता है। अगर दहेज नहीं हो तो उनकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती है, ठीक है, ये मानना है लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसका बंद करे सरकार, इसका कड़ाई से पालन करे कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी सरकार में जो कानून बनते हैं वो फाइलों तक दर्ज रहते हैं, उसका उपयोग, उसका जो पालन है वो समाज में नहीं हो पाता है। ये दहेज सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत देश की है, क्योंकि बहुत लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं दहेज के चक्कर में, क्योंकि अब जब शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ उनसे दहेज मांगा जाता है, और जब दहेज के प्रताड़न से साथ ननद बहू पति के विरोध रहता है तो वो आत्महत्या कर लेती हैं, मिट्टी का तेल डाल के, कहीं फांसी लगा के, कुछ भी कर लेती हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को समझना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, कम से कम में काम चलना चाहिए। फिर है उन्हें विवाह के बाद अपने माता पिता का घर छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत से गर्भस्थ बालिका शिशु का गर्भपात कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। कहने मतलब है कि कोई लड़की प्रेगनेंसी, आज के हमारे देश में ये भी है कि प्रेगनेंसी जो चेकअप होता है कि लड़का है कि लड़की, ये भी प्रकार का कानूनन अवैध है, कि मतलब ये कानून बैन है इस पर कि कोई भी स्त्री है, उसका पति या खुद वो अपना जो होता है लिंग की जांच नहीं करवा सकता कि हमारे जो पेट के अंदर गर्भाशय में लड़का है लड़की है। तो गर्भपात करवाना भी एक प्रकार का बहुत बड़ी समस्या है। और जो कभी कभी मानना होता है कि हमको पहला बच्चा बेटा ही चाहिए, तो वो गर्भपात करवा देते हैं, उनके पति हों चाहे सासू हों कोई भी। तो ये प्रकार का ये बहुत बड़ी समस्या रहती है।
कहने का मतलब ये उनकी परवाह नहीं की जाती और उन्हें पूरा भोजन भी नहीं दिया जाता क्योंकि वे बालिकाएं हैं। अधिकतर देशों में पुरुष के मुकाबले स्त्री की साक्षरता दर बहुत कम है। 66 देशों में पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता लगभग 10% बिंदु से भी अधिक है। 66 देशों में लगभग 10% से भी ज़्यादा है। ज़्यादातर भारतीय परिवारों में कन्या के आने पर खुशी नहीं मनाई जाती। यद्यपि लड़कियां छोटी से उम्र से पूजनीय मानी जाती हैं। यद्यपि आज लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, आज अब ज़माना थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब लड़कियां भी हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आप देख लिए एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो वहाँ एक जो टॉपर रही है वो लड़की रही है। ठीक है, राजस्थान की। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां जो हमारी हैं बहुत क्षेत्र में आगे ग्रो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आप देख लिए हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती जो हमारी हैं माननीय निर्मला सीतारमण, वो एक प्रकार की क्या हैं, महिला ही तो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि लड़कियां कहीं नहीं पहुंच सकती हैं। लड़कियां हर जगह पहुंच सकती हैं। लड़कियों से ही हमारा देश चल रहा है। लड़कियां ही भगवान का रूप मानी गई, दुर्गा का रूप मानी गई हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, उनके अंदर वह एक हौसला होता है। ठीक है, परंपरा, रिवाज तथा समाज के कार्यों में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़की को खाना, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा, सुविधा, पालन पोषण तथा खेलने का समय तक अवसर नहीं दिया जाता है। लड़कियां होती हैं वो बेचारी क्या करें, उनके घर का जो खाना बनाना, सफाई करना, ठीक है, यही सब काम ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है। और तो ना मनोरंजन साधन कर कुछ कर पाती हैं, ना कुछ खेल पाती हैं, नहीं कूद पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ लड़की है, घर के काम करेगी। लड़का होता है एकदम फ्री टहलता रहता है। तो लड़कियों के सामने एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या रहती है। उनको सुरक्षा का अधिकार, अवसर, उत्पीड़न तथा शोषण से मुक्त अपने के पनपने विकसित होने तक प्रसन्न होने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। बेचारी वो खुश भी नहीं रह पाती हैं। फिर अगला है दहेज व्यवस्था। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रथा दहेज प्रथा है, जिसने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। स्वतंत्र भारत में दहेज प्रथा के विरुद्ध भारत सरकार ने दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 लाया था। देखो, दहेज जो प्रतिबंध अधिनियम था 1961 का था। ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम एक्ट कब आया था। तो ये याद कर लिए 1961 में आया था, जो कानूनी तौर पर लागू भी है। दहेज का लेना और देना दोनों ही कानून द्वारा निषिद्ध है। दहेज मतलब देना भी कानून के विरुद्ध है और लेना भी कानून के विरुद्ध है। लेकिन आप समझ लीजिए, समाज में बिल्कुल भी इस कानून से कोई मतलब नहीं है। सब दहेज दे रहे हैं, सब दहेज ले रहे हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, ना कोई कानून का पालन करता है। यह दंडनीय अपराध माना जाता है। यहाँ प्रथा हमारी संस्कृति में इसी प्रकार घर कर गई है कि खुलेआम चल रही है। ग्रामीण और शहरी लोग खुलेआम इसका उल्लंघन करते हैं। देखो, मैंने कहा भी कि जो दहेज प्रथा अधिनियम 1961 आया था, एक्ट आया था, उसका प्रतिबंध चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, सब जगह उस नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो कोई पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे न केवल दहेज हत्याएँ की जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर इसी कारण मारपीट आदि भी हो जाती है। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक अंतराल भी जाती है। कहने मतलब जो दहेज के चक्कर में लड़की शादी हो जाती है, तो उसके जब शादी ससुराल जाती है लड़की, तो वहाँ उसे दहेज की मांग की जाती है। दहेज की मांग की ना पूरी करने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं, उसे उत्पीड़न किया जाता है, तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो। तो वो क्या करती हैं, इससे तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेज छिड़क के कहीं आग लगा लेंगी, कहीं फांसी कर लेंगी, कहीं कूद जाएंगी छत से। तो इस प्रकार की तमाम यातनाएं उनको सहन करना पड़ता है। एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है दहेज प्रथा। ठीक है, लड़के वालों को ये समझना चाहिए कि लड़की दूसरे घर से ब्याह कर हमारे घर आई है, तो उसे अच्छे से रखना चाहिए, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई है, कुछ वहाँ छोड़ के आपके वहाँ आई है अच्छे से रहने के लिए। तो ये प्रकार उससे अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए आप लड़के हैं, अगर किसी दूसरे घर में ज़िंदगी भर रहेंगे तो कैसा लगेगा आपको। एक बार उस जगह पर अपने आप को रख के दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। हम कभी कभी सोचते हैं अगर कोई लड़की ब्याह कर जाती होगी दूसरे में, तो कैसा उसे फील होगा, कितना ऑड लगता होगा वहाँ पर, कितना विषम लगता होगा वहाँ पर, कि कैसा माहौल है, हम अपने घर में ऐसे रहते हैं, मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है पर्दा प्रथा में। इस बुराई से समाज को मुक्त करना भी आज की अत्यंत व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मादक द्रव्यों एवं प्रयोग व्यसन लता। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका समाज जैसा होता है वैसे वे ढल जाते हैं। अगर समाज में कोई लोग दारू, सिगरेट, गांजा या कुछ भी मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो छोटे बच्चे उसे देख जाते हैं और वो भी उनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि हम मादक पदार्थों का सेवन करें। तो जिस समाज में रहते हैं और उसी समाज में ढल जाते हैं। तो यहाँ तक आपको मानना है कि छोटे बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाए, घर के अंदर रखा जाए, इतना नहीं अंदर रखा जाए कि बाहर घूमने ही ना दिया जाए। थोड़ा डिसिप्लिन में रखो कि वो ऐसे लोगों के टच में ना आएँ, ऐसे लोगों के संपर्क ना आएँ जो बुराइयों के गर्त में जा रहे हैं। जैसे कोई अगर समाज में दारू, बीड़ी, गांजा पी रहा है, तो उसके पास उन्हें जाने न दें, क्योंकि उनका जो प्रभाव होता है छोटे बच्चों बहुत जल्दी पड़ जाता है। बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स आदि का सेवन निर्धारित चिकित्सा के उद्देश्यों के अतिरिक्त व्यसन कहलाता है। जैसे जैसे मादक पदार्थों की संख्या बढ़ती जा रही है, अधिक से अधिक लोग विशेषकर युवा वर्ग व्यसनी होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है वो बियर, गांजा, दारू ये सब पड़ता है। ठीक है, जब वो उम्र भी ढल जाती है तो थोड़ा कम सेवन करता है। ये प्रकार सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होते हैं वो युवा ही होते हैं।
अधिक से अधिक लोग विशेषकर युवा इस वर्ग में बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जाल में फंसने कसने और तब भी इसके लिए ओनर उत्तरदायी हैं। शराब, सिगरेट, मादक पदार्थ द्रव्यों में सबसे ज़्यादा प्रचलित हानिकारक पदार्थ हैं। देखो, तंबाकू पे लिखा भी होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग तब भी उसका यूज़ करते हैं। शराब पीने के बाद ज़्यादातर समय वे अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। मतलब कोई शराबी है, वो शराब पी के घर को वापस आता है, शाम हो या सुबह, तो अपने बच्चों और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। ये एक प्रकार की समस्या होती है, छोटे बच्चों के साथ भी होती है और उसके वाइफ के साथ भी होती है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का फ़र्क उसके बच्चों के पड़ता है। धूम्रपान बुरी आदत है जो स्वास्थ्य के लिए शराब भी ज़्यादा हानिकारक है। इससे धूम्रपान करने वाले लोगों को केवल नुकसान नहीं होता, बल्कि उनके आसपास के लोगों के भी वातावरण में धुएं से हानि होती है। तो वो धुएं का जो वातावरण में धुआं जाएगा, उससे आसपास रहने वाले वो भी बीमार हो जाएंगे। यदि हम दूसरे के अधिकारों को मना करते हैं, तो उसे हम बस, रेलगाड़ी, बाजार, ऑफिस आदि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान प्रदूषण का बड़ा कारण है और इससे गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग और श्वास जैसी संबंधियाँ होती हैं। ये प्रकार की उससे बीमारियाँ बताई गई हैं और धूम्रपान करने से, मदिरापान करने से। फिर देखते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। भारत विभिन्न धार्मिक संस्थाओं वाला देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि विभिन्न समुदाय के लोग एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति आक्रामक व्यवहार तथा तनाव पैदा करता है। भारत विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाला देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। यानी मतलब हमारा समाज जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें तमाम प्रकार के लोग रहते हैं। एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति आक्रामक व्यवहार तनाव पैदा करता है। मतलब अगर आप देख ले, हिंदू का कहीं मुसलमान के प्रति आक्रामक प्रभाव रहा है या मुसलमान का हिंदू के प्रति जो प्रभाव रहा, आक्रामक रहा, तो वहाँ सांप्रदायिकता फैलती, हिंसा होती है, दंगे होते हैं। एक प्रकार की एक भी बहुत बड़ी समस्या होती है जो छोटे बच्चों में, घर जो 18-20 साल के होते हैं, उनमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और दो धार्मिक समुदाय में टकराव उत्पन्न हो जाए। मैंने बताया कि जब उनका प्रभाव का जो हिंदू मुस्लिम पक्ष कहीं लड़ जाता है, कहीं मुसलमान हिंदू लड़ जाता है, कहीं जैन सिख लड़ जाता है, तो क्या होगा, उसमें लड़ाव उत्पन्न पैदा होता है, जिससे वे जो छोटे बच्चे होते हैं उस प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। सैकड़ों लोग इन सांप्रदायिक झगड़ों में मारे जाते हैं। कभी कभी हिंसा हो जाती है तो वहाँ पर तमाम लोग मारे जाते हैं। जैसे 4 फरवरी को जो गोरखपुर में चौराचारी कांड हुआ था, वहाँ जो युवा थे वो भड़क गए थे और वहाँ पर एक चौकी फूंक दी गई थी। तो एक प्रकार समझ लीजिए वो सांप्रदायिकता ही थी और वहाँ पर जो युवा होते हैं वो ज़्यादा इस सांप्रदायिकता में शामिल हो जाते हैं। यह घृणा और परस्पर संदेह को जन्म देता है। देश की एक मुख्य सामाजिक समस्या सांप्रदायिकता है, जिसको सुलझाना और दूर करना आवश्यक है। यह हमारे उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जिसका अभिप्राय कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए और हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने में पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश में सभी जितने भी लोग रहते हैं उनको धर्म को अपने पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। 7 नंबर में क्या है, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या। मैंने बताया गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, ये मेन कारण होते हैं हमारे छोटे बच्चों में। सामाजिक मुद्दे होते हैं जो उनकी सामाजिक समस्याएं होती हैं। बेरोजगारी वह स्थिति है कि जब कोई एक सुयोग्य व स्वस्थ मनुष्य जो काम करना चाहता है परंतु जीविकोपार्जन के लिए काम ढूंढ पाता है। क्षेत्रफल में भारत एक बड़ा देश है। यह विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्या आप जानते हैं विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है? 16.7% जनसंख्या हमारे भारत देश में विश्व की निवास करती है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। इतनी बड़ी संख्या के साथ निश्चित ही कुछ आर्थिक समस्याएं भी विकसित हो जाती हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक जो स्थिति है वो लोगों की खराब हो जाएगी और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो शिक्षा का अभाव में रहेंगे। ठीक है, उनका लालन पालन सही नहीं हो पाएगा, ना उनको खाना सही मिल पाएगा, ना उन्हें कपड़े नहीं मिल पाएंगे और ना उनकी शिक्षा अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार की कहने मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि होगी, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता बढ़ेगी, जिससे हमारे जो लोग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उन पर उसका फर्क दिखता है। ये समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और कीमत में वृद्धि, हमारी जनता का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। भयानक बेरोजगारी है, महंगाई और कीमतों में वृद्धि इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। महंगाई इस समय आपको भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखो, मैंने यूपी तपेलसी मुख्य सेविका के जो जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, हमने उसको टॉपिक वाइज पढ़ाया है और उसके एमसीक्यू कराए हैं। मैंने प्लेलिस्ट चैनल में डाल दिया है, आप जाके वहाँ सारे वीडियो लाइन से पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। और जब देखेंगे तो आपको लगेगा, देखो हम पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। बहुत से कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर बताइए जो परसेंटाइल क्या रहेगा पेट में 2021 का जो हम एग्ज़ाम देने को पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, एक यूपी NHM स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 9200 पद थे
और उसमें जो भी लड़कियां एग्ज़ाम फॉर्म भरी थी, पेट का एग्ज़ाम दी थी, वो सारी सिलेक्ट भी हो गई, उनका सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया था पेट का, लड़कियां लोग, तो उनको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आपके पेट में 10 या 12 15 नंबर हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम को देख नहीं पाएंगे, कट ऑफ में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप तैयारी करते रहिए, जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आप कट ऑफ आ जाएगी, तो आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल 2693 पद हैं, लेकिन आपको कितना, एक ही पद चाहिए, आपको केवल एक सीट चाहिए, तो आप उस एक सीट के लिए फाइट करें, ना कि 2693 पद के लिए। ये आप कम मान के चलिए कि जो पद हैं वो हमारे कम है। पद कम नहीं है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिंदास होनी चाहिए, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं। बाज़ार में, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, मंदिर, यहाँ तक कि चौराहे पर भी आप कुछ लोगों को अपनी खुली हथेली फैलाए आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। देखो, गरीबी भी, भीख मांगना क्या होता है, छोटे छोटे बेचारे बच्चे होते हैं, उनका परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सही होती है, तो आपको कहीं स्टेशन पर दिख जाएंगे, कहीं मंदिर में दिख जाएंगे, कहीं रेलवे पर दिख जाएंगे, कहीं चौराहे पर दिख जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रकार क्या होगा, उनके लिए एक सामाजिक समस्या बहुत बड़ी है, भीख मांगना। वो नहीं चाहते कि हम भीख मांगें, कि क्या करें, उनके सामने खाने की बहुत बड़ी समस्या रहती है, कपड़े की समस्या रहती है, ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसलिए वो भीख मांगते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे क्या है। आपके पास वे खाना या पैसा मांगते हैं। हम गलियों में कई बच्चों को भीख मांगते देखे हैं। भारत में भीख मांगना एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। भीख मांगना लड़कों में बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, भीख मांगते हुए आपने उनको देखा होगा। भीख का प्रधान कारण गरीबी और बेरोजगारी है। आजकल हमारे समाज में कुछ लोग गिरोह बनाकर सुनियोजित ढंग से भीख मंगवाने का धंधा भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं, जो वो पैसा लाते हैं तो उनसे अपना खर्च चलवाते हैं। इस प्रकार भी शोषण होता देखा जाता है अपने भारत देश में। फिर भी भीख मांगना एक सामाजिक अभिशाप है, जिसे देश को समाप्त करना आवश्यक है। यदि आपको सड़क पर कहीं भी भिखारी देखे तो उनको बताएं कि यह कानूनी दंडनीय अपराध है, और यह नियम भीख देने वालों के लिए भी लागू होता है। अगर आपको कहीं पर सड़क पर दिख जाए तो उनको बताइए कि भीख मांगना एक कानूनी अपराध है। फिर है हमारा बाल श्रम। बाल श्रम भी बहुत बड़ा एक सामाजिक समस्या होती है छोटे बच्चों की। आपने देखा होगा होटल पे, सबसे ज़्यादा होटल पे आपको मिलेंगे बाल श्रम का जो दुरुपयोग होता है। वहाँ पर छोटे बच्चों का जो होता है वो कम पैसे में मिल जाते हैं, लोग उससे आसानी से हैंडल भी कर लेते हैं, डांट के, फटकार के, चल उधर रख, चल उधर रख, ऐसा बोल के उनसे काम करवाते हैं। कोई छोटे बच्चे होते डर जाते हैं, उनकी ऐसा माइंडसेट कर देते हैं कि वो लगता है बेचारे हमेशा दब्बू में रहते हैं, दब्बेपन में रहते हैं, और उसी के अंडर में हमेशा काम करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे सस्ते पैसों मिल जाते हैं, सोचते हैं गरीब हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे तो हमारा जीवन यापन चल जाएगा। श्रम मतलब का यह है कि जिससे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में घोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बाल श्रम का प्रयास से उपयोग किया जाता है, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के औद्योगिकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार, बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इस जनपद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी कुछ देशों में आम है, बहुत जगह नहीं, अपने ही देश में देख लो भारत देश में, यहाँ बाल श्रम आम है। चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, बाल श्रम आपको दिखेगा, चाहे जैसे भी दिखे। होटल पे दिखेगा, ठीक है, दूसरे घर की सफाई करने छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है, कहीं झाड़ू लगाना, पोंछा करना, कहीं बाइक धुलवाते, कहीं गाड़ी पोंछते नजर आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे होते काम करते हैं अपने हिसाब से, उनके जो ऑनर होते हैं इनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो क्या करें, गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी के कारण उनका ये यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस कुछ प्रकार की उनका माइंडसेट बेचारे ऐसा हो जाता है, वो कुछ भी कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपको हम समय समय पर वीडियो डालते रहेंगे, अपडेट करेंगे। अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, हम जब वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो हम अपना एक PDF भी डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे, कौन से सकते हैं, अभी बना लेंगे जल्दी में, और उस पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।